नमस्कार, मैं नीरज पांडे फुलवारी स्टूडियो की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रसिद्ध शायर श्री राम बाबू रस्तोगी जी की चार पंक्तियां हैं कि हमारा काम है दरिया खंगालते रहना, जहां मिल जाए मोती निकालते रहना। किसी का हमारी शौक है आईना बरकरार रहे, किसी का शौक है पत्थर उछालते रहना। लोग पत्थर उछालते रहते हैं, लेकिन उस दौर में भी हम आईने को बरकरार रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आज ऐसा ही एक मोती आपके बीच में कविता के साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में निकाल करके लाए हैं, जो वीर रस के कवि के रूप में पूरे देश में चर्चित हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय क्षितिज पर वीर रस के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में आज शिव कुमार व्यास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय शिव कुमार व्यास जी ओंकार के पौरुष के पराक्रम के एक ऐसे कवि है जो ओजस्विता की कविताओं से पूरे देश के साहित्य प्रेमी श्रोताओं के दिलों पर राज करते हैं। आज वे हमारे फुलवारी स्टूडियो में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है फुलवारी स्टूडियो में आने का, और इसके लिए मैं अपनी छोटी बहन डॉक्टर नीता सिंह जी को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े स्टूडियो में मुझे मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लग रहा है, और निश्चित रूप से हम सब के लिए भी सुखद आश्चर्य है कि आदरणीय शिव कुमार व्यास जी जैसी बड़ी हस्ती आज हमारे स्टूडियो में है। हम सब निश्चित रूप से बड़ा रोमांचित हैं। आइए हम कविता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वीर रस की कविता के आप बहुत श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं, आपसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन किसी भी रचनाकार को जानने के लिए उसके अतीत में जाना अत्यंत आवश्यक होता है। कविता की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, मैं आदरणीय व्यास जी से जानना चाहता हूं कि कविता लेखन की शुरुआत कैसे हुई। ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय मंचों तक जाना, ये सिलसिला इतना आसान नहीं रहा होगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली में क्या है, मैं तो किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान थे, और विरासत में मुझे साहित्य से लेकर संबंधित कुछ नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे पिताजी साहित्य प्रेमी थे, पुस्तकें लाते रहते थे। और जब मैं इंटर और हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा था, उसमें उनकी लाइव में पुस्तकें पढ़ा करता था। कभी कभार बड़े मंच हमारे यहाँ देवा महादेवा के होते थे, तो वहाँ कभी सम्मेलन होते, पिताजी के साथ मैं वहाँ जाता था और वहाँ कविताएं सुनता था। मुझे याद है भारत भूषण जी को, वाहिद वाहिद बहुत अच्छे कवि वीर रस के हुए, ऐसे तमाम कवि आए वहाँ, विश्व सचिन आए, उनको मैं सुनता था। और जब सुनता था मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये लोग वहाँ बैठ करके कविता लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो अगर प्रयास किया जाए तो मैं भी लिख सकता हूँ। वाह! तो वही यही सोच करके फिर मैंने भी थोड़ा बहुत लिखना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के बाद मैंने विद्यालय प्रारंभ किया, तो विद्यालय में बच्चे मुझे मिलने लगे। अब बच्चों के सामने जाए तो कुछ न कुछ बोलना था, कुछ न कुछ सुनाना था। तो आए दिन मैं छंदों का सृजन किया करता जी, और उन छंदों को बच्चों के सामने पढ़ता रहता था। इसी यात्रा में कई एक बार मुझे अनिल श्रीवास्तव लल्लू मिल गए। जी, हास्य व्यंग्य के बहुत अच्छे कवि हैं बाराबंकी। और मिल गए तो उन्होंने कहा कि व्यास जी, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, मंच में आइए। इधर हमारे पिताजी की भी प्रेरणा थी, वो भी चाहते थे कि कुछ लिखें, इनकी भी पुस्तकें आए। बहुत अच्छी बात। तो अब जब सबका आशीर्वाद मिला तो सिलसिला जारी हुआ, और धीरे धीरे मैं मंचों पे आ गए। मंचों पे आने की शायद हमको लग रहा है 4-5 वर्षों के बाद ही जी, मैं पूरी तरह से मंचों पे स्थापित हो गया, ऐसा लोग कह रहे थे, ऐसा लोग बताने लगे। वाह! तो मुझे भी लगा कि मैं स्थापित हो गया। तब तक मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, और जो एक्सीडेंट हुआ उसमें बड़ा नुकसान हुआ। मेरा एक हाथ ये बिल्कुल निष्क्रिय हो गया यहाँ से। ये एक्सीडेंट किसी कवि सम्मेलनी यात्रा से लौटते समय ही शायद हुआ था। जिस साहित्यिक यात्रा में ही हुआ, लेकिन वो दुर्भाग्य था कि उसमें 5 लोग ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए, और ये मेरा सौभाग्य था, या यूं कह लीजिए कि बच्चों का आशीर्वाद था जो मैं बच गया। तमाम श्रोताओं की, आपके शुभचिंतकों की दुआएं थी आपके साथ। बच गया। जब मैं मंच पे आया तो लोगों ने कहा, व्यास जी को तो बहुत कष्ट है, अब तो एक हाथ भी नहीं है, फिर भी साहित्य सेवा कर रहे हैं। तो मैंने उस समय एक छंद लिखा, ये समाज को बताने के लिए कि ईश्वर ने मेरा कुछ अगर लिया है तो उसके बदले में मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा कष्ट क्या है, स्वागत। वो मैंने छंद के माध्यम से
बताया। हमारे दर्शकों को बताइए, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो चार उदारता नहीं की, मैंने छंद लिखा, मेरा कष्ट क्या हो सकता है, सिर्फ इतना ही कष्ट है कि चार उदारता नहीं की, शीश न झुकाया कभी, सत्य लिख कर धर्म आज मैं निभाता हूँ। वाह। और पांच तत्व का निजन तो देश के जो आए काम, वाह। कष्ट झेल कर मातृभूमि का झुकाता हूँ। एक हाथ नाथ आपने तो ले लिया है कि दोनों हाथ वाले काम एक से चलाता हूँ, और कष्ट सिर्फ इतना है आपकी भी वंदना में, अब कभी दोनों हाथ जोड़ नहीं, अब कभी दोनों हाथ जोड़। आज की तारीख में कविता के मंचों पर उस सामर्थ्य का नाम है कि एक हाथ निष्क्रिय होने के बाद भी दोनों लोगों के दोनों हाथ जब हवा में लहराते हैं तो निश्चित रूप से हम सब भी गौरवान्वित होते हैं शिव कुमार व्यास की रचना धर्मिता पर, उनकी कवित्व शक्ति पर। और इसी संदर्भ में एक मुक्तक भी आपका मुझे याद आता है, कई बार मैंने सुना है उस मुक्तक को। वो निश्चित रूप से तमाम ऐसे लोग जो शिव कुमार व्यास जी जैसे लोग हैं जो दिव्यांगता के शिकार हैं, लेकिन उनके लिए वो पंक्तियां प्रेरणा का काम। जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली में क्या है कि मैंने वो मुक्तक इसलिए लिखा था, कई बार मंचों पर कभी जो है निराश हो जाता था, कभी हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोग हैं, तो कवियों के स्वाभिमान में मैंने लिखा था वो मुक्तक। जो आप इशारा करना चाह रहे हैं, मेरे शरीर से संबंधित नहीं था, मैंने जोर तो जरूर दिया था, लेकिन सच्चाई है कि कवियों के स्वाभिमान का मुक्तक है। वो पढ़ के सुनाता हूँ कि तन से हूँ कमजोर लेकिन मन शिवाला, ये सभी कवियों के लिए। तन से हूँ कमजोर लेकिन मन शिवाला। आज देश में कवियों का सम्मान क्यों हो रहा है, वो इस मुक्तक से आपको पता चलेगा। तन से हूँ कमजोर लेकिन मन शिवाला है, लीक से हटकर चलन का शौक पाला है, और भीख मेले रोशनी, भीख मेले रोशनी में चांद सा दिखता नहीं हूँ, भले जुगनू मगर अपना उजाला। वाह। और इन सभी कवियों का अपना उजाला है जो प्रकाश देता है, इसीलिए इनको सम्मान मिलता है। निश्चित रूप से बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, और हम अपने कवि सम्मेलनी यात्राओं में मंचों के संचालन के दौरान इन पंक्तियों को उद्धृत करते हैं तो गौरवान्वित होते हैं कि हमारे कुंबे के वैसे हमारे किसी अपने कवि की ये पंक्तियां हैं। बहुत अच्छा लगता है। वीर रस की कविता के क्षेत्र में आप आए, और वीर रस की कविता के क्षेत्र में वीर रस के प्रतिष्ठित कवि के रूप में आपकी प्रतिष्ठा मंचों पर है। प्रारंभ में क्या वीर रस की कविताओं से भी शुरुआत की आपने? याद? जी डॉक्टर साहब, मैंने प्रारंभ ही वीर रस से किया, क्योंकि एक्चुअली में मैंने देखा भी कई बार वीर रस को लोग जो है विरोधी को कोसना या तलवार की चमक को ही वीर रस समझते थे, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। वीर रस का मतलब है कि उत्साह को जगाना, उत्साह को जगाना, और तलवार की चमक तो जरूर रखी, लेकिन उसको सत्य के और संयम के म्यान के अंदर रखी। बढ़िया बात, अच्छी बात। तब तो वीर रस आता है। फिर मैंने उसी भाव की कुछ कविताएं लिखी, तो मैं आज अगर समय मिलेगा तो एक आध रचना सुनाऊंगा आपको। जी अवश्य। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क को या अपने किसी प्रतिद्वंदी को या अपने किसी शत्रु को शब्दों के माध्यम से गाली दे दें, वो वीर रस नहीं हो सकता है। हाँ, वीर रस अगर कहा जाए मंच पे तो लक्षण व्यंजना युक्त होनी चाहिए कविता, भाव से प्रबल होनी चाहिए कविता, और किसी को गाली देना कविता नहीं कहलाती। बहुत बढ़िया आपने वीर रस की कविता के संदर्भ में बात करी। नहीं तो आज की तो स्थिति ये है, प्राय तमाम ऐसे कवि हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वीर रस की कविता के नाम पर हम वीर रस के कवियों के ऊपर ये आरोप भी लगते हैं कि वीर रस के कवि केवल पाकिस्तान को अपशब्द बोलते हैं या केवल नारेबाजी करते हैं, लेकिन वीर रस की कविता का मतलब नारेबाजी वहाँ डॉक्टर साहब, वहाँ क्या होता है कि वो आक्रोश के आवरण में वीर ढक जरूर जाता है, लेकिन भाव उसके उखड़ के नहीं आते, सामने नहीं आते। जी जी। और जब शालीनता से बात कही जाए, अब हम आपने सुना होगा वाहिद अली वाहिद को, कहीं वो चीखते नहीं थे, लेकिन कविताओं में जो भाव रहता था वो लगता था कि जो है वीर रस का कवि पढ़ रहा है। अच्छा लगता था। वाहिद जी को मैंने सुना है, और तमाम उनके छंद, तमाम कविताएं मुझे कंठस्थ भी हैं, मेरे बहुत प्रिय कवियों में। मैंने देखा जलाल गाजी जी को सुना। अरे मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे रामनगर के गुरु प्रसाद सिंह मृगेश, अद्भुत। उनको मैंने सामने बैठ के सुना है, जिसमें वो 20 प्रतिज्ञा पढ़ते थे। भाई साहब, मैं बताता हूँ, सामने के लोग रोमांचित हो जाते थे, लेकिन कभी चीखते नहीं थे, चिल्लाते नहीं थे, बहुत सहज सरल भाषा में और आराम से कविता पढ़ते थे, लेकिन लोग उत्साहित हो जाते थे। गुरु प्रसाद सिंह मृगेश जी जैसे रचनाकार जिनकी प्रेरणा में हो,
उस कवि को तो सफल होना ही है और उसकी रचना धर्मिता निश्चित रूप से गुणवत्ता पूर्ण होगी। ये जानकर और खुशी हुई कि गुरुप्रसाद सिंह मृगेश जी जैसे लोग, जिनके भीष्म महाप्रण के अद्भुत चंद्रतान के चलाए सरासन से चलाया बाण भीष्म ने आज पांडवों के बीच कहर मचा होगा। बड़ा अद्भुत लेखन उनका और अद्भुत पढ़ने वाले वो आपकी प्रेरणा में रहे। निश्चित रूप से आपसे ऐसे संस्मरण सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है। हमने दिनकर जी को बहुत पढ़ा जी। आप एक नाम सुने होंगे, गोपाल सिंह नेपाली। बहुत अच्छे। अरे मैं बता रहा हूँ कि उनकी कविताएं थी हिमालय और मैं पढ़ लिया। उसके बाद से मन करता था मेरा कि क्या मैं ऐसी कविता लिख पाऊंगा, और प्रयास किया, लिख नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन वो हमारे प्रेरक है। ऐसी हस्तियां जब आपकी प्रेरणा में रही हो तो निश्चित रूप से आपकी रचना धर्मिता सफलता की ओर बढ़नी ही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। मैं तो भूल गया आगे का प्रश्न ही, लेकिन आइए पुनः उसी सवाल जवाब के सिलसिले में चलते हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रचनाएं तो आपकी तमाम है, हाल ही में पुस्तक भी प्रकाशित होकर के आई है, उसके लिए आपको हमारे स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन किस कविता ने आपको सर्वप्रथम मंचों पर विशेष प्रसिद्धि दिलाई, जिससे आप चर्चा में आए? शिव किशोर तिवारी, शिव कुमार व्यास जी के पास लगातार आयोजकों के फोन आने लगे कि आप हमारे कवि सम्मेलन में आइए और शोभा बढ़ाइए। ऐसी कौन सी कविता थी जिसने आपको चर्चित किया सबसे पहले? वैसे तो हर कवि की उसकी रचना उसके पुत्रों के समान होती है, और हर पिता को अपने सारे पुत्रों से बराबर प्रेम होता है जी। लेकिन एक न एक पुत्र उसमें जरूर होता है जो ज्यादा निकट होता है जी। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास तमाम रचनाएं हैं, लेकिन जो एक रचना हमारी यही पटेल का पत्र जी। जिसने पूरे देश को मुझे पहचान दिलाया। पटेल का पत्र लिखने के बाद मुझे भी लगा कि हमने कुछ साहित्य लिखा है। उसके पहले तो बहुत कुछ लिखा, बहुत मंचों से पढ़ा, बड़ा सम्मान मिला। हिंदुस्तान की लगभग सभी हिंदी भाषी प्रदेशों में मेरा पाठ हुआ। वाचिक परंपरा के सभी कवियों से हमारा जुड़ाव रहा, संबंध रहा। लेकिन जब से मेरी एक पटेल का पत्र रचना आई, तब से मुझे लगा कि जो है मुझे स्थान भी मिला मंचों पर। अद्भुत। अगर समय हो तो बिल्कुल अवश्य, स्वागत। मैं तो सुनना चाह रहा हूँ। बिना भूमिका की रचना पढ़ता हूँ स्वागत। मंच पे, क्योंकि मैं आज पहली बार आप साहब बैठ के कविता पढ़ रहा हूँ, नहीं तो बहुधा के अक्सर मैं खड़े होकर कविता पढ़ता हूँ। वीर रस का कवि, क्योंकि वीर रस के कवि के सिर्फ शब्द नहीं वीर रस बताते हैं, उसके पूरे अंग से कविता पढ़ी जाती है। निश्चित। और बैठ करके पूरा अंग नहीं पढ़ सकता है, सिर्फ मुख पढ़ेगा, आप समझ सकते हैं। स्वागत। और रचना सुनिए। रचना की भूमिका सिर्फ आदेशीकरण की ये है कि देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन देश ही नहीं था तब। 562 रियासतों में बटा हुआ टुकड़ों में देश था। उसको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर सौंपा गया, और उन्होंने एक कर दिया, एकीकरण कर दिया। लेकिन इतिहास ये कहता है कि कोई खून खराबा नहीं हुआ। तब कभी होने के नाते एक जिज्ञासा मन में आई कि आखिर आज किसी सांसद विधायक से या किसी बड़े राजे रजवाड़े से कह दो अपना सब कुछ सरकार में विलय कर दो, तो तैयार नहीं होगा। उस समय राजे रजवाड़े कैसे तैयार हो गए? तो निश्चित है कि काफी अध्ययन के बाद एक जादू की छड़ी समझ में आई। जादू की छड़ी कोई रही होगी जो पटेल जी ने घुमाया होगा, और सब राजे रजवाड़े विलय करने के लिए तैयार हैं। वो जादू की छड़ी 5 मिनट में कविता के माध्यम स्वागत हमारे दर्शकों तक पहुंचे। गोरों ने जब भारत का भूगोल दिया, वीर कुसुमता वसुधा ने तब लौह पुरुष अनमोल दिया। लौह पुरुष अनमोल दिया। जिसने माँ को द्रविड़ देख को संकल्पित पर ठाना है, बिखरे माला के मोती सब एक सूत्र में लाना है। और चिंतन करके पत्र लिखा, चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि अश्वमेध का घोड़ा है। वाह 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 वाह, अश्वमेध। जैसे 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 हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, अक्षर अक्षर लौह पुरुष का पौरुष बोल रहा था। वाह। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी लाज बचा लो, वरना दुष्परिणाम झेलने का मंतव्य बना। वाह। सोचो जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी और कितने यहाँ नरेश बनेंगे। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी, किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे, तब बोलो कि कितने देशों से तुम वीजा बनो। वाह 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 वाह। आज वही जागे आगे, भागों में भी भाग बटेंगे। जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिल्लाह भाग बटेगा। पवित्र गौतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा। और क्या क्या बटेगा?
पवित्र गौतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा, प्राणों से भी प्यारा हमको कच्छ और कश्मीर बटेगा। पुरखों की जागीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, पुरखों की जागीर बटेगी, धरती पर आने वाले हर बच्चे की तकदीर बटेगी। अगर एक ना हो पाए तो ख्वाजा, बुद्ध व राम बटेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये चारों धाम बटेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। तब कुछ लोगों को पत्र नहीं वो शांत दूत संदेश लगा, कुछ लोगों को कर्मयुक्त ये गीता का उपदेश लगा, कुछ रजवाड़े सहमत होकर राह एकता दिखलाए, कुछ धर्मी विलय पत्र का फिर विरोध करने आए। वाह। बोले तब वल्लभ जी सबको भारत का संबल देंगे, लेकिन जो विद्रोह करेगा सैनिक उसे कुचल देंगे। वाह। सबको हिंद सिंध सामा के चरणों में रहना होगा, प्यार भरे इसकी आंचल की छाया को बहना होगा, फिर जिसके मन में लहराएगी राष्ट्र प्रेम की गंगा, उसका कवच और कुंडल फिर होगा सदा तिरंगा। वाह। ऐसे होता यह है कि जब हम लोग पत्र लिखते हैं और पत्र पाते हैं, पढ़ते हैं तो चिंतन करते हैं, और चिंतन करके वैसे रजवाड़े भी चिंतन किए, तो जब चिंतन किए तो कुछ चित्र निकल के उनके सामने, बहुत बढ़िया, वो चित्र देखे कैसे कैसे उनको दिखाई पड़े। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते, कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे, बहुतों को पटेल की ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे, पर कुछ तो सिंहासन ही शमशान दिखाई पड़ते थे, कुछ को लंका फूंक रहे हनुमान दिखाई पड़ते थे। वाह वाह वाह। सब समझ गए अब भारत में शीघ्र विलय करना होगा, किंचित या विलंब अगर तो निश्चित ही मरना होगा। पर धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए, शेष 4 पर तब वल्लभ विकराल घटा बनकर छाए। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया, सोमनाथ को जाकर के फिर सोमनाथ में जाकर के फिर मंदिर का अभिषेक किया, और साम दाम व दंड भेद की माला मन में घेर लिया, और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया। वाह 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 वाह। उसके घमंड को जरासंध सा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, और दुर्ग की चोटी पर सेना ने झंडा गाड़ दिया। वाह। इस लोकतंत्र के महागठन का संचालन बेजोड़ किया। रचना के अंत में कुछ कड़वा सच बोलता हूँ। वाह 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 वाह। अच्छा है। इस लोकतंत्र के महागठन का संचालन बेजोड़ किया, मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही, जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। नेहरू की हठधर्मी के कारण यह सदा विशेष रही। वरद हस्त बापू का यदि नेहरू पर भरपूर नहीं होता तो भारत माता के मस्तक पर यह नासूर नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मस्तक पर यह नासूर नहीं होता। और मित्रों, जब इस नासूर का ऑपरेशन हो गया तो फिर ऑपरेशन करने वाले के प्रति धन्यवाद तो बनता ही। बढ़िया है। अंत में 4 पंक्तियां बहुत पढ़ता हूं। जो पटेल के शेष बचे थे कार्य किया है दिल्ली ने, जो पटेल के शेष बचे, इशारों में बात कर रहा हूं, जो पटेल के शेष बचे थे कार्य किया है दिल्ली ने, एक रियासत और हिंद में बढ़ा दिया है दिल्ली। बहुत अच्छे। सूरज के आंगन में फिर से छाई अब खुशहाली है, जो नासूर बना था उसकी शर्मिंदा कर डाली। वाह। और रचना में डॉक्टर साहब रचना में 2 पंक्तियां क्रोध में लिख गई, और क्रोध में इसलिए लिख गई कि देश में एक आवाज उठी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन टुकड़ों को जोड़ करके भारत बनाया, अखंड भारत, उनको फिर से टुकड़े करने की मंसूबा पाले, उन लोगों को समझाने के लिए 2 पंक्तियां आक्रोश में पढ़ता हूँ। जरूरी। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना, ये बात बांट दी जाएगी, जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जब जब राष्ट्रीय एकता पर कोई भी हाथ उठाएगा या इसे तोड़ने की खातिर अपना हाथ बढ़ाएगा, तब तक वीर शिवा राणा जैसे बघेल पैदा होंगे, भारत की मिट्टी के कणकण से पटेल पैदा होंगे, भारत की मिट्टी के कणकण से पटेल पैदा होंगे। बहुत अद्भुत कविता है, और आपने हमारे स्टूडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों तक ये अद्भुत कविता पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हैं। एक कवि होने के साथ साथ आप तमाम साहित्यिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। राष्ट्रीय कवि संगम जैसी कविता की वाचिक परंपरा को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आप क्षेत्रीय अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। संस्कार भारतीय जैसी सांस्कृतिक संस्था के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। एक जिज्ञासा मेरे मन में है, ये संस्थाएं निश्चित रूप से साहित्य और समाज के लिए, संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, लेकिन आज एक चलन बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है कि हर मोहल्ले में कोई राष्ट्रीय स्तर की संस्था गठित होती है और हमारे नवोदित कवियों को मंच दिलाने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर मोटा माल इकट्ठा करके चंपत हो जाती है।
इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसी संस्थाओं से क्या साहित्य और समाज का भला हो सकता है? डॉक्टर साहब, ऐसी संस्थाएं बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहती। आपने उन दोनों संस्थाओं का नाम लिया जिसमें मैं दायित्वधारी हूँ। संस्कार भारती जो अखिल भारतीय संस्था है 1981 में स्थापित हुई थी। 1981 से लेकर अब तक के लगभग देश में 1200 की इकाइयाँ कार्यरत और सक्रिय रूप से कार्य कर रही। साहित्य और कला को समर्पित संस्था है जिससे पूरा देश परिचित है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर कभी कुछ नहीं किया जाता, लेकिन उन कलाकारों जो गांवों में रह रहे हैं, नगरों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, कस्बों में रह रहे हैं, उन तक संस्था पहुंचती है, उन कलाकारों को लाती है और अखिल भारतीय स्तर के मंच दिलाने का उपक्रम करती है। ऐसी संस्थाएं अजीब होती हैं, लेकिन जो संस्थाएं चंदा लेकर के, रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा लेकर के कुछ समय के लिए आती हैं और धन उगाही करके चली जाती हैं, वो कुछ समय के बाद समाज में रह नहीं जाती, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ठीक उसी क्रम में हमारी राष्ट्रीय कवि संगम आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग सभी प्रांतों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जिसमें मैं आपको उसका आंकड़ा बताना चाहूँ तो संघ के दृष्टि में 40 प्रांतों में वो कार्य कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय कवि संगम। और राष्ट्रीय कवि संगम हिंदुस्तान से निकल करके विदेशों में भी लगभग 33 देशों में उसकी इकाइयाँ बन चुकी हैं। तो ये संस्थाएं क्या हैं, अब आप समझ सकते हैं। ये संस्था है राष्ट्रीय कवि संगम, जहाँ रजिस्ट्रेशन के नाम पे तो बहुत दूर की बात है, सदस्यता के नाम पे 1 रुपया नहीं लिया जाता। आप राष्ट्रीय कवि संगम में एक बार आ गए तो सदस्य हो गए, आजीवन सदस्य हो गए, और पूरी तरह से वो वाचिक परंपरा के कवियों को समर्पित संस्था है। आज हिंदुस्तान के उन सभी छोटे छोटे कवियों को हम मंच दिलाने का काम कर रहे हैं। तमाम प्रतिभाएं निकल कर के आई हैं, प्रत्येक वर्ष पूरे देश से 15 कवियों का चयन होता है जो दिल्ली में एक बड़े मंच से कार्यपाठ करते हैं वो, और उसके बाद में वो पूरे देश में जाकर के अपनी खुशबू भी करते हैं। तो साहब, जो संस्थाएं किसी लालच बस बनाई जाती हैं वो संस्थाएं बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं, और जो संस्थाएं वास्तव में संस्था के रूप में बनकर तैयार होती है, जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती है, वो आजीवन अमर रहती है। बहुत सुंदर संदेश दिया, और मैं बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाऊं। आदरणीय व्यास जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि आपकी पुस्तक भी प्रकाशन की दिशा में अग्रसर है, शीघ्र ही प्रकाशन हो जाएगा। मैं बूढ़ा बरगद बोल रहा हूँ। ये जो एक कविता है हमारी है, मैं बूढ़ा बरगद बोल रहा हूँ। इस संग्रह में संग्रहित कविताओं की विषय वस्तु कैसी है? निश्चित रूप से धीरज की कविताएं होंगी, लेकिन मैं बूढ़ा बरगद बोल रहा हूँ शीर्षक पंक्ति किधर इशारा कर रही है? एक इसमें कविता है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की। वाह वाह वाह। उस खंड को हमने शब्दों के द्वारा चित्रित करने का प्रयास किया है। जिस समय चंद्रशेखर आजाद जी अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ रहे होते हैं, उस समय का पूरा वृत्तांत। आइए वो कविता ही सीधे सुना दीजिए अगर याद हो तो। समय लगेगा, जैसा आप कहें। स्वागत। पूरा वृत्तांत है, उसमें देखिए कि चंद्रशेखर आजाद जी कैसे कैसे युद्ध करते हैं और शब्द चित्र बनाने का प्रयास करें। जी स्वागत। सुना, अद्भुत कविता है, स्वागत। बिना भूमिका के सुनाता हूँ। और ये कविता अगर आप 5 मिनट, सभी श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगा, अगर 5 मिनट आप नहीं बल्कि 2 मिनट कविता सुन लेंगे तो उसके बाद फिर आप मोबाइल बंद नहीं करेंगे और लाइक शेयर करा और कुछ करेंगे नहीं। मैं दावा करता हूँ। वाह। ऐसी कविता ही है, ये बहुत हमारी वायरल कविता है। डॉक्टर साहब आप सुनिएगा। स्वागत। ये तब की है बात जवान था मैं दिखने में सुंदर था, ये तब की है बात जवान था मैं दिखने में सुंदर था, राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था, चाह यही थी नहीं सर्वस्व लुटाकर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट रहा हूं, राष्ट्र प्रेम का ज्वार भरा था लेकिन तन अंदर था, चेतन थी भावना कि तुम्हें निज शरीर से जल था, किंतु एक जाचल्यमान सूरज ने मुझे तपाया,
मुझको छू करके उसने मेरा सम्मान बढ़ाया। वाह। उस सूरज बलदानी का मैं पन्ना खोल रहा हूँ। वाह। मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह। मैं अल्फ्रेड पार्क बहुत का बढ़िया, बूढ़ा बहुत- बरगद बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत कमेंट्री आप आदमियों की सुनी होंगी, आज बूढ़े बरगद की कमेंट्री सुनिए। वाह। कैसी कैसी घटना घटती है, आंखों देखा। वाह। उस दिन रुदन देव स्वानों का मैं भी काम गया था, आने वाली अनहोनी को मन में भाग गया था। उस दिन रुदन देव स्वानों का मैं भी काम गया था, आने वाली अनहोनी को मन में भाग गया था। नजर द्वार पर पड़ी, वहां को युवक एक अंदर आया। चपल चाल शेरों सी, चीते जैसी थी सुगंधित काया। वाह। गौर वर्ण आजान भाव, जो स्वर्ण निखर आया हो, ऐसे लगता था धरती पर सौर उतर आया। वाह 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 वाह। एक सत्य चित्र बनाता हूँ, अगर मेल खा जाए तो समर्थन करना। ऐसे लगता था धरती पर सौर उतर आया हो, तनी हुई मूछे, जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था। दीप्त भाग था, कोहिनूर लगता था जड़ा हुआ था। प्रबल भाग्य की रेखाएं मस्तक पर बनी हुई थी। लाल लाल आंखें विशाल, भ्रुकुटी कुछ तनी हुई थी। श्वेत दूध जैसी धोती जो कट में बंधी हुई थी। बाईं ओर कमर में उसके पिस्टल टंगी। वाह वाह वाह, क्या चित्र बनाया, क्या चित्रण किया। कौन थे उसके साथ मित्र, ये उसको पता नहीं था, लेकिन उनका हाव भाव भी उनके जैसा ही था। वाह। और पास जब आए, उनके बड़े कान में स्वर थे, हाँ। बातचीत से दाना हो आजाद चंद्रशेखर थे। ये बड़ा कह रहा है, अद्भुत। बातचीत से दाना हो आजाद चंद्रशेखर। वाह। बहुत सुना था मैंने, वो थे उन्नावी बलदानी, उन्नाव में रहने वाले थे। जी जी। बहुत सुना था मैंने, वो थे उन्नावी बलदानी। पिता थे सीताराम तिवारी, माता थी जगरा। मैं समझ गया ये वही वीर आजादी का मतवाला, जिसने बचपन में ही जस का दर्द दूर कर डाला। वाह। राज प्रेम की बूटी बचपन से भुट्टी में गोली, हाँ। पीठ पे कोड़े खाए पर भारत माता की जय बोली। वाह। मैं समझ गया भारत माता की आंखों का तारा है, हाँ। जिसने भगत सिंह के संग में सांडस को मारा है। क्या कहना। राज प्रेम का प्याला होकर मनमस्त किया है, वाह। और खजाना टाकोरी में ट्रेन से लूट लिया। अद्भुत। अभी मंत्रणा साथ साथियों की अग्रल थी जारी। क्रूर नियम की अलग चल रही थी कोई तैयारी। शायद किसी भेदी ने जाकर के था बतलाया। हाँ। गोरा अफसर क्रूर नाट बाबू सेना संग आया। हाँ। चारों ओर पार्क को घेरा, फिर बोला चिल्लाकर, वाह। बाहर निकल, अरे डर को कहाँ छिपा है जाकर। पड़ी सुनाई जब आजाद को उस गोरे की बोली, गर्जा पिस्टल सधा निशाना, चली एक फिर गोली, हाँ। और गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ रही थी। हाय। सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा आ गया। कमाल कमाल कमाल, अद्भुत। वाह। हीरा नाथ बाबा सीने से सोते फूट पड़े थे, हाँ। पर अंग्रेज सिपाही टिड्डी दल से टूट पड़े थे। पड़े। लगता था गोरों का, पर अंग्रेज सिपाही टिड्डी दल से टूट पड़े थे। धीरे धीरे गोरे सैनिक कौन घेर रहे थे। आजाद की मूंछों पर अपनी उंगली थे। वाह। क्या लगता था सांपों का जत्था गरों को डसने निकला हो, या कि झुंड राहुओं का सूरज को घुसने निकला हो। जो होता है धर्म मित्र का, उसे उन्होंने पाला। स्वयं घिरे सकुशल मित्र को बाहर किंतु निकाला। रचना लंबी है, मैं महत्वपूर्ण बिंदु समझना चाहता हूँ। स्वागत। मृत और उस देख मृत्यु खड़ी शर्माती थी, हाँ। और उस देख मृत्यु खड़ी शर्माती थी। इधर गोलियां एक एक एकदम होती ही जाती थी। जीवित बचना मुश्किल है, उसने मन में जान लिया। पिस्टल में अंतिम गोली तो कठिन एक प्राण ठान लिया। सोच लिया माता गंगा संग बहना है आजाद मुझे, जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे। जय हो। जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे। और कुछ अनहोनी अब होनी है, शायद ईश्वर मान गया। चंद्रशेखर का देख इरादा क्रूर काम भी काम किया। माथे तिलक लगाकर मिट्टी भारत माँ की जय बोली, और पिस्टल रखे गणपति पर, फिर दाग दिए। अंतिम गोली की आवाज, अंतिम पंक्तियां सुनेगा। गोली की आवाज सुनी तो धरती अंदर कांप गया। हिमगिर की चोटी कांपी, हुआ बड़ा समंदर कांप गया। सूरज चांद और गगन के छिपे सितारे कांप गए। नदियों के पर चप्पल कांपे, झरने सारे कांप गए। हाथी शेर बाघ कांपे, जंगल मरुस्थल कांप गया। वीर प्रसूता वसुधा का सारा भूमंडल कांप गया। वीर प्रसूता वसुधा का सारा भूमंडल कांप गया। रचना के अंत में दो पंक्तियां ऐसी कहने जा रहा हूँ कि जितने श्रोता सुन रहे होंगे सबका आशीर्वाद तुझे मिलेगा। भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, लेकिन अंग्रेजी ताबूत में की उसी ने ठोकी। वाह 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 वाह। उस सूरवीर बलदानी ने जो बढ़कर शिखर छुआ था, उसके दम पर ही अपना भारत आजाद हुआ था। भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था। आपने हमारे स्टूडियो के माध्यम से दर्शकों को चंद्रशेखर आजाद जैसी महत्वपूर्ण कविता सुनाई।
निश्चित रूप से जिन लोगों को यह भ्रम है कि वीर रस की कविता के नाम पर मंचों पर केवल नारेबाजी हो रही है या पाकिस्तान को अपशब्द बोले जा रहे हैं, उन्हें बूढ़ा बरगद बोल रहा हूँ जैसी कविता सुननी चाहिए। उन्हें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का पत्र पढ़ना चाहिए ताकि उनका यह भ्रम दूर हो सके। आइए अब हम कार्यक्रम को विरमित करने की ओर बढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं आप चूंकि हमारे मंचों की परंपरा के वरिष्ठ, डॉक्टर साहब, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जी, मैं वही चाह रहा हूँ कि हमारी नई पीढ़ी जो कविता के क्षेत्र से जुड़ी हुई है या जुड़ना चाह रही है, जो कविता के क्षेत्र में आना चाह रही है, हमारे जो नवोदित रचनाकार हैं, विशेष रूप से जो राष्ट्रीय चेतना के रचनाकार हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? खास तौर से तो बहुत जागरूक आज के मंच कवि हो गए हमारी वाची परंपरा के। फिर भी मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा कि मंच पहले भी बहुत समृद्ध थे, वाचिक परंपरा के मंच आज भी बहुत समृद्ध है, लेकिन आज विस्तार के लिए जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जुड़ गई, सोशल मीडिया जुड़ गई है, इससे हमारे मंचों का विस्तार बढ़ेगा। वाह। और निश्चित है कि जब पहले क्या था कि हम लोग जाकर के मंच में कविता पढ़ते थे, 1000 लोग 1500 लोग सुन लेते थे और उसके बाद भी वो 1500-2000 हजार तक सीमित रह जाते थे। आज क्या है कि आज हम स्टूडियो में कविता पढ़ रहे हैं, एक बटन दबाते ही 7 समंदर पार हमारी कविता पहुंच जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस युग में जो मीडिया का प्रभाव आया है कविता के क्षेत्र में, ये बहुत ही फलदायी होगा और बहुत जल्दी कविता को और समृद्धि प्रदान करेगा। इसलिए हमारे आज के जो कवि हैं वो बिल्कुल निराश न हो, कहीं पर भी अपने घर में कविता लिखे और पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसको सोशल मीडिया का सहारा लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का उपक्रम करें। निश्चित है कि कविता का विस्तार होगा, साहित्य का विस्तार होगा। कविता की ताकत ही बहुत बड़ी है और उस ताकत को आप और ज्यादा ऊर्जावान बनाएं इस सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी फुलवारी स्टूडियो का और डॉक्टर नीता सिंह का प्रयास, इस प्रयास को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत ही सार्थक प्रयास है। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। अब आप समझ सकते हैं, मैं बाराबंकी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बैठा हूँ और डॉक्टर नीता सिंह जी की दृष्टि 100 किलोमीटर दूर हम पर पहुंच गई और मुझे उन्होंने आमंत्रित कर लिया। इससे लगता है कि डॉक्टर नीता सिंह जी की दृष्टि बहुत विस्तारित है। वो निश्चित है पूरे देश को जोड़ेंगे, अच्छे अच्छे कवियों को इस फुलवारी स्टूडियो में बुला करके और हिंदुस्तान को समृद्ध साहित्य प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ डॉक्टर नीता सिंह जी के प्रति। आप फुलवारी स्टूडियो में पधारे और अपने सारगर्भित वक्तव्य से, सारगर्भित इस चर्चा से हम सबको उपकृत किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन यही है हमारा कि भविष्य में जब हम कभी भी याद करें, हमारा फुलवारी स्टूडियो आपको आमंत्रित करे, तो आप इसी सदाशयता पूर्वक यहाँ उपस्थित हो और हम सबको उचित करें। डॉक्टर साहब, मैं बताऊँ आपको, डॉक्टर नीता सिंह जी से मैं पहली बार मिलना मिला, मेरी छोटी बहन के समान है। ये उनका व्यवहार, उनका जो प्रेम है अपने अतिथियों के प्रति, मैं हृदय के उन गहराइयों में उनको स्थान दे रहा हूँ जहाँ पर अपनी सही बहन को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।